Good evening, everyone. Is my voice audible? Good evening, everyone. Is my voice audible to all? Okay, chicken. So we have discussed till the cerebrum. We have discussed cerebrum, and in cerebrum we have discussed cerebral cortex and cerebral medulla. वो दोनों हमने discuss कर लिए थे. After that, we have started with what is called as diencephalon, and in diencephalon we have studied that there are three different diencephalon. There are three different organs in your diencephalon. One is called as thalamus. Second is hypothalamus, and third one is pineal gland. These are the three organs which are combined together to make what is called as diencephalon. So diencephalon हमने क्या बोला था? There is forebrain, and forebrain is further divided into three different categories. Out of those three categories, one is diencephalon. So that means diencephalon is a part of forebrain. एक था diencephalon, दूसरा था telencephalon. Telencephalon में क्या था? Telencephalon में था cerebrum that we have already discussed. ठीक है, उसके बाद olfactory lobe है और rhyencephalon है, उसके अंदर ज्यादा कुछ है नहीं, वो हम पढ़ देख लेंगे, एक आधा पॉइंट है. So today we are going to discuss diencephalon. So in diencephalon, first organ is called as thalamus. There is a thalamus, and below this thalamus there is a hypothalamus. Hypo means below, hypo or sub, कहीं पर भी आता है, that means below. And epi means above. कोई भी चीज के आगे epi है मतलब above, hypo या sub है तो मतलब below. So hypothalamus is below your thalamus, and यही कहीं आपका pineal gland भी होता है. And before above your thalamus you have seen that there is cerebrum. थैलेमस के ऊपर क्या था? सेरेब्रम था. और हाइपोथैलेमस के नीचे पीनियल ग्लैंड से होता हुआ यहाँ पे थी आपकी ब्रेन स्टेम. ब्रेन स्टेम में क्या था? मिड ब्रेन था सबसे ऊपर, फिर आपका हिंड ब्रेन था. हिंड ब्रेन में पहले पॉन्स, देन आपका मेडुला ऑब्लोंगेटर, एंड इधर आपका सेरेबेलम था. सो थैलेमस का क्या काम होता है? थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर. थैलेमस एक्ट एज योर रिले सेंटर. थैलेमस आपका रिले सेंटर की तरह काम करता है. व्हाट डज रिले सेंटर स्टैंड फॉर? रिले सेंटर इज एनी प्लेस जो बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करता है. रिले सेंटर इज समथिंग व्हिच कनेक्ट मेनी डिफरेंट थिंग. सो जितनी भी आपकी सेंसरी इंपल्सेस होती हैं, जो भी आप कहाँ गए इसका ये, एक मिनट, ये चल के नहीं ना, एक मिनट रुकना, चल के नहीं रहा ये, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग, एक मिनट. It's not working. चलो देखते हैं मैसेज. सो थैलेमस क्या था? थैलेमस इज योर रिले सेंटर. थैलेमस आपका रिले सेंटर था. एंड रिले सेंटर का काम क्या होता है? जो बहुत सारे ऑर्गन्स को कनेक्ट करता है. तो नीचे से आपकी ब्रेन स्टेम से होते हुए, और ब्रेन स्टेम के नीचे क्या? स्पाइनल कॉर्ड है. स्पाइनल कॉर्ड से होती हुई, ब्रेन स्टेम से होती हुई, हमारी पूरी बॉडी में जितनी भी जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, वो सब सेंसरी न्यूरॉन्स हमें अल्टीमेटली डिसीजन कौन लेगा, उनका क्या करना है, वो लेता है आपका सेरेब्रम. सेरेब्रम में पढ़ा था ना, ऑल्फैक्टरी लोब आपका, ऑल्फैक्टरी था, देन योर टेम्पोरल, देन योर फ्रंटल, वो सारे काम आपका मूवमेंट का काम फ्रंटल लोब कर रहा था. ऑल्फैक्टरी लोब स्मेलिंग का काम कर रहा था. टेम्पोरल लोब हियरिंग का काम कर रहा था. ऑक्सीपिटल लोब आपका उसका काम कर रहा था. तो ये सारे हमारे लोब से जो हमने पढ़े थे. तो कहीं ना कहीं हमारी पूरी बॉडी को रेगुलेट कर रहा है सेरेब्रम. काफी ज्यादा हद तक मैक्सिमम एक्टिविटी सेरेब्रम में होती है. सो थैलेमस क्या करता है? थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर. किसके लिए? फॉर द सेंसरी इंपल्सेस व्हिच आर गोइंग टुवर्ड्स द सेरेब्रल कॉर्टेक्स फ्रॉम योर ऑल ओवर द बॉडी. आपकी बॉडी में से जो सेंसरी नर्व टुवर्ड्स द सेरेब्रम होती जाती हैं, वो सारी की सारे रिले सेंटर पे जाती है, उसके बाद सेरेब्रम पे जाती है, and that is called as your relay center. So this is the function of your relay center. Clear है आपका कि थैलेमस का काम क्या है?
थैलेमस का काम है कि वो आपकी चीजों को ऊपर तक पहुंचाने का काम करता है। क्लियर है यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट? यस और नो? लास्ट पॉइंट ये था कि थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर, एंड रिले सेंटर का मतलब क्या है कि जितनी भी सेंसरी न्यूरॉन्स नीचे से ऊपर सेरेब्रम तक जाती हैं, सेरेब्रम के कॉर्टेक्स तक जाती हैं, वो कहाँ जाके मिलती हैं? वो कहीं ना कहीं थैलेमस में जाके मिलती है और फिर ऊपर ट्रांसफर करती है। तो होता है ना कि बस स्टैंड, जैसे हम बोलते हैं बस स्टैंड है, अगर सपोज मैं दिल्ली में हूँ तो कश्मीरी गेट का बस स्टैंड है, कश्मीरी गेट से मुझे सपोज चंडीगढ़ जाने के लिए बस मिलेगी, कश्मीरी गेट से मुझे जम्मू एंड कश्मीर जाने के लिए बस मिलेगी। सो कश्मीरी गेट का जो बस स्टैंड है दैट इज अ रिले सेंटर, जो ऊपर की जगह अगर आपको जाना है तो आपको वहीं से सारी की सारी चीज को पास करना पड़ेगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ योर रिले सेंटर। क्लियर है आशु? अभी आपको क्लियर है? यस और नो? सो द लार्ज नंबर ऑफ एक्सॉन्स कहां से? स्पाइनल कॉर्ड से कह दो, या फिर आप ब्रेन स्टेम से कह दो, या फिर आप सेरेबेलम से कह दो, जो भी सारी जो आपकी एक्सॉन्स हैं जो आपके सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जाना चाहती हैं, वो सब पास करती हैं थैलेमस से। दैट्स व्हाई थैलेमस एक्ट एज अ रिले सेंटर। दिस इज द रोल ऑफ योर थैलेमस। दिस इज ऑल अबाउट योर थैलेमस। अब थैलेमस में क्या होता है? थैलेमस में वेरियस न्यूक्लियाई होते हैं। अब ये जितने भी ऑर्गन्स पढ़ोगे ना, वहां टर्म आएगी न्यूक्लियाई, वेरियस न्यूक्लियाई। न्यूक्लियाई से डोंट कंफ्यूज इट विद न्यूक्लियस। जैसे हमने पढ़ा ना, सेल होता है, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है जिसका जेनेटिक मटेरियल का काम होता है, दैट इज न्यूक्लियस। और उसका प्लूरल फॉर्म जो होता है न्यूक्लियस का, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। ठीक है? बट जब भी हम सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रिस्पेक्ट में अगर हम न्यूक्लियाई बोल रहे हैं, that does, just give me a minute, just give me a minute. ठीक है, सो सीएनएस के कॉन्टेक्स्ट में हम कभी भी अगर न्यूक्लियाई टर्म यूज करते हैं तो डोंट कंफ्यूज इट विद दैट न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। इसका मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट होता है। क्या मीनिंग होता है सीएनएस की न्यूक्लियाई का? न्यूक्लियाई, ये तो हमें कॉमन है, दैट इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ योर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का ही प्लूरल फॉर्म है। सीएनएस के अलावा कहीं पर भी न्यूक्लियस टर्म आएगा, आप बोलोगे सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, दैट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियस। बट सीएनएस में जब भी हम न्यूक्लियाई बोलते हैं, न्यूक्लियाई का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स। एक न्यूरॉन में क्या था? ऊपर था सेल बॉडी, यहाँ थी एक्सॉन, यहाँ था एक्सॉन टर्मिनल, ये था एक्सॉन बल्ब, और ऊपर थे डेंड्राइट। दिस इज वन न्यूरॉन। But in CNS, if there are a bulk of neurons, जैसे बहुत सारे न्यूरॉन्स पार्ट्स जब भी होंगे, उनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। क्लियर है? इस न्यूक्लियाई क्लियर टू एवरीवन कि न्यूक्लियाई होता क्या है? What is nuclei in CNS? In CNS, the nuclei stand for the bunch of neurons in your brain. एक जगह पर जब बहुत सारे न्यूरॉन्स साथ साथ होते हैं, उस जगह को हम न्यूक्लियाई बोल देते हैं। कल भी मैं जब आपको सेरिब्रल मेड्यूला पढ़ा रही थी तो मैंने आपको क्या बोला था? उसमें एक टर्म थी बेसल गैंग्लियन। बेसल गैंग्लियन क्या था? बेसल गैंग्लियन टू सेपरेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई थे। दो सेपरेट ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई जब आपके सेरिब्रल मेडुला में होते हैं, उसे हम बेसल गैंग्लियन बोलते हैं। तो इसका मीनिंग क्या है? ये बहुत सारे न्यूक्लियाई पास में हैं। दिस इज वन ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई, एंड सिंस वी हैव सेड दैट बेसल गैंग्लियन में टू ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, so this is one group of nuclei, this is second group of nuclei, and they combinedly they called as basal ganglion. So nuclei का मीनिंग होता है various neurons together, साथ में जब बहुत सारे न्यूरॉन्स आ जाते हैं उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियाई।
तो दिस इज अबाउट न्यूक्लियाई। अब मैं आपको थैलेमस में बता रही थी दैट इट कंटेन्स वेरियस न्यूक्लियाई, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं थैलेमस में, और उन्हीं न्यूक्लियाई की हेल्प से वो अपनी इंफॉर्मेशन को ऑल ओवर द बॉडी से ऊपर ब्रेन तक प्रोवाइड, सेरेब्रम तक प्रोवाइड करते हैं। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ थैलेमस। जितने भी ऑर्गन्स है वहां पे न्यूरॉन्स तो होंगे ना, क्योंकि वो चीजों को आगे लेके जा रहे हैं, बट अगर न्यूरॉन्स ऐसे ऐसे कर हैं, इनको नहीं बोलेंगे न्यूक्लियाई, लेकिन अगर ये साथ साथ है सारे न्यूरॉन्स, तब इनको हम बोलते हैं न्यूक्लियाई। दिस इज ऑल अबाउट थैलेमस। आफ्टर थैलेमस देयर कम्स हाइपोथैलेमस। आई होप इसका लोकेशन सबको क्लियर है हाइपोथैलेमस का। अब ये करता क्या है, इसमें भी बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं, देयर आर अ हेल लॉट ऑफ न्यूक्लियाई इन योर हाइपोथैलेमस। ये क्या करते हैं, इनका मेन रोल है कि न्यूरो हार्मोन्स रिलीज करते हैं, न्यूरो हार्मोन्स। हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। सो आपका हाइपोथैलेमस और हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, दिस इज थैलेमस, इसके नीचे हाइपोथैलेमस, एंड हाइपोथैलेमस के नीचे एक पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, और यहाँ पे कहीं पीनियल ग्लैंड होता है, दिस इज योर पीनियल ग्लैंड। सो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड, ध्यान रखना ये दोनों आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं, बोथ आर एंडोक्राइन ग्लैंड। जब हम एंडोक्राइन के चैप्टर पढ़ेंगे तो हम हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे। So hypothalamus and pituitary gland both are endocrine gland. What does endocrine gland means? मैंने आपको पहले भी बताया था, endocrine glands are those glands which are ductless gland. और ductless gland तो है ही, इनका काम क्या होता है, ये various hormones को रिलीज करते हैं। Whereas exocrine gland में हमने क्या पढ़ा था, that they are duct, they contain duct, they are duct containing glands, and what they release enzymes. So endocrine gland releases hormones. तो मैंने आपको क्या बोला, hypothalamus and pituitary gland both are your endocrine gland, that means they both will release hormones. तब और because ये दोनों ब्रेन में है तो हमने नाम लगा दिया न्यूरो हॉर्मोन्स। तभी मैंने बोला हाइपोथैलेमस का फंक्शन दैट दे secrete various न्यूरो हॉर्मोन्स। Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? Is this point clear to everyone? ठीक। अब जो हाइपोथैलेमस होता है, मैंने बोला इसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पिट्यूटरी ग्लैंड इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट, वन इज कॉल्ड एज एंटीरियर पिट्यूटरी एंड सेकंड इज कॉल्ड एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है। अब क्या होता है एंटीरियर पिट्यूटरी और पोस्टीरियर पिट्यूटरी का काम। सो जो हाइपोथैलेमस होते हैं, जो हाइपोथैलेमस है उसके अंदर वेरियस ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत सारे न्यूक्लियाई होते हैं, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे न्यूक्लियाई। ये क्या करते हैं, ईदर व्हाट दे विल डू, ईदर दे विल मेक वन हार्मोन। इन्होंने कोई हार्मोन बनाया, दो काम कर सकता है हाइपोथैलेमस, एक इसने हार्मोन बनाया और वो हार्मोन जाके पिट्यूटरी ग्लैंड में स्टोर हो गया, और जब भी नीड हुई बॉडी की तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने उस हार्मोन को रिलीज कर दिया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हार्मोन प्रोडक्शन का काम करा हाइपोथैलेमस ने, एंड हार्मोन को स्टोरेज का काम किया पिट्यूटरी ग्लैंड ने। लेकिन दूसरा फंक्शन क्या होता है, इसने कुछ सिग्नल्स दिए पिट्यूटरी ग्लैंड को, एंड जब वो सिग्नल्स पिट्यूटरी ग्लैंड के पास गए तो पिट्यूटरी ग्लैंड ने हार्मोन बनाया और उसको बॉडी में रिलीज कर दिया। तो कहीं ना कहीं हाइपोथैलेमस हार्मोन बना भी रहा है और हार्मोन बनाने के लिए पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल्स भी दे रहा है। So these are the two different function of your hormones, मतलब your hypothalamus, that it will either make the hormone or it will release the signal which will stimulate your pituitary gland to make the hormone. ये दो चीजें होती हैं। तो अब अगर मैं आपको बताऊं पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, इसका क्या होता है, इसमें जो हमारे दो पार्ट है, एक है एंटीरियर पिट्यूटरी और एक है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। क्या होता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी जो होते हैं ना, ये उनको रेगुलेट करता है। एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स
खुद बनाते हैं, दे विल मेक हार्मोन देमसेल्फ एंड रिलीज इनटू ब्लड। उनको सिग्नल कौन दे रहा है हार्मोन बनाओ, वो दे रहा है हाइपोथैलेमस। Whereas जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होता है, उसके हार्मोन्स बन के आते हैं हाइपोथैलेमस से, और वो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर होते हैं, और जब सिग्नल आता है तो वो रिलीज हो जाते हैं ब्लड में। सो पोस्टीरियर और एंटीरियर पिट्यूटरी कहीं ना कहीं दो डिफरेंशिएटेड चीजों में डिवाइड ही इसलिए है क्योंकि एंटीरियर पिट्यूटरी वाले हार्मोन्स खुद बनाते हैं एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाले स्टोर करते हैं। तो अभी हम एंटीरियर पिट्यूटरी की बात नहीं करेंगे, अभी हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी की बात करेंगे कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है। हाइपोथैलेमस को हार्मोन्स बनाने हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी के लिए हार्मोन्स बनाने हैं। कौन से दो हार्मोन्स होते हैं, एक बनता है एडीएच और दूसरा होता है ऑक्सीटोसिन। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस? किसी को पता है व्हाट डज डायूरेसिस स्टैंड फॉर? एनीवन नो द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस? किसी को डायूरेसिस का पता है व्हाट इज डायूरेसिस? डायूरेसिस होता क्या? एनीवन नो इट्स मीनिंग? Anyone know the meaning of diuresis? Yes or no? Reabsorption of water? No, no, गलत। देखो, डायूरेसिस का मीनिंग होता है आपका यूरिन का फ्लो इंक्रीज होना, यूरिन का जो वॉल्यूम है, हाँ यस करेक्ट अंकिश जो भी है, यूरिन का प्रोडक्शन इंक्रीज होना, यूरिन का अमाउंट इंक्रीज होना। और यूरिन का अमाउंट कब इंक्रीज होगा? जब वाटर कम से कम रीअब्सॉर्ब होगा किडनी से वापसी। जब हम किडनी पढ़ेंगे ना, तो किडनी में हम तीन चीजें पढ़ेंगे। एक होता है हमारा, मतलब जो हमारे तीन फंक्शंस होते हैं, ये मेरा बोमन कैप्सूल है, यहाँ से मेरी डिसेंडिंग ट्यूब, यहाँ से असेंडिंग ट्यूब, और फिर ऐसे कंडक्टिंग ट्यूब, तो बहुत सारी ट्यूब्स आएंगी। तो वहां पे हम तीन फंक्शन पढ़ते हैं किडनी में क्या होता है। एक होता है फिल्ट्रेशन, आपका जो भी ब्लड है वो यहाँ आ रहा है बोमेन कैप्सूल में, और वो फिल्टर होकर मतलब जो बड़े बड़े प्रोटीन्स होते हैं ना, उनको वापसी ब्लड में भेज देता है, और जो सिर्फ छोटे छोटे आयंस हो गए, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम एंड वाटर, उन सबको वो भेज देता है अपने डाउन ट्यूब में। दिस इज कॉल्ड एज फिल्ट्रेशन। तो जितना ज्यादा फिल्ट्रेशन होगा उतना ज्यादा यूरिन बनने के चांसेस है। अब जब फिल्ट्रेशन होने के बाद जब ये डिसेंडिंग ट्यूब में आ जाएगा या असेंडिंग ट्यूब में आएगा, तो कॉन्टिन्यूसली दो प्रोसेसेस होते हैं, एक होता है सिक्रीशन और दूसरा होता है रीएब्जॉर्प्शन। व्हाट डज इट मीन? सिक्रीशन मतलब ये जो आपकी कंडक्टिंग ट्यूब है, इसके आसपास है ब्लड। सो ब्लड से कोई चीज आपके इधर आ रही है इस ट्यूब में, और जितना भी सामान इस ट्यूब में है वो सारा जाके आपके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, कहीं ना कहीं यूरिन बनेगा। तो सिक्रीशन क्या कर रहा है? सिक्रीशन ब्लड में से चीजें यूरिन में जा रही है। और रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है? यहाँ जो इस जगह पे जो इस ट्यूब में है, वहां से चीजें हमारी ब्लड में जा रही है। तो मुझे एक चीज बताओ, रीअब्जॉर्प्शन अगर किसी चीज का हो रहा है तो वो यूरिन में आपका यूरिन प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? अगर किसी चीज का रीअब्जॉर्प्शन हो गया तो वो यूरिन की प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा? विल इट पार्टिसिपेट इन यूरिन प्रोडक्शन और नॉट? Will it participate in urine production or not? दोबारा सुनो, दिस इज फिल्ट्रेशन। ये आपका बोमन कैप्सूल है, ये आपकी डिसेंडिंग ट्यूब है, ये आपकी असेंडिंग ट्यूब है, ये आपकी कंडक्टिंग डक्ट्स वगैरह आके यूरिनरी ब्लैडर आएगा, और फाइनली यहाँ से आपका यूरिन बाहर पास होगा। अगर कोई चीज इस ट्यूब के अंदर है, ऐसे ऐसे जाके आगे जा रही है, यूरिन ब्लैडर में जा रही है, वो चीज यूरिन की प्रोडक्शन कराएगी, ठीक है। और जो चीज यहां से अंदर चली गई ब्लड में, कोई चीज अंदर चली गई ब्लड में, दैट इज रीअब्जॉर्प्शन। इस ट्यूब से ब्लड में जाना इज रीअब्जॉर्प्शन। और दूसरा क्या होता है? इस ब्लड से इस ट्यूब में आना, दैट इज कॉल्ड एज सिक्रीशन।
तो सोच के बताओ सिक्रीशन और रीअब्जॉर्प्शन में से कौन सी चीज यूरिन की प्रोडक्शन कराएगी, कौन सी चीज यूरिन में जाएगी, सिक्रीटेड वाली या रीअब्जॉर्प्शन वाली? कौन सी वाली जाएगी, सिक्रीटेड और रीअब्जॉर्प्शन? सिक्रीटेड वाली जाएगी ना। तो किसी ने ऊपर बोला था रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर विल मेक यूरिन। तो वाटर अगर रीअब्जॉर्ब हो गया तो क्या वो यूरिन बनाएगा? वाटर अगर रीअब्जॉर्ब हो गया तो क्या वो यूरिन बनाएगा? यस और नो? वाटर अगर नहीं बनाएगा, वाटर इट विल नॉट मेक। सो डायूरेसिस का मीनिंग होता है जब यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, मतलब सिक्रीशन कहीं ना कहीं बढ़ रहा है और रीअब्जॉर्प्शन कम हो रहा है। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डायूरेसिस। सो यूरिन क्या क्या चीजों से बनेगा? जो चीजें फिल्टर हो रही हैं, प्लस जो चीजें सिक्रीट हो रही हैं, एंड माइनस जो चीजें रीअब्जॉर्प्शन हो रही है। इक्वेशन समझ आए यूरिन किससे बनेगा? Is this equation clear to everyone? यूरिन कैसे बनेगा? Filtration plus secretion minus reabsorption. Is it clear or not? Is this point clear or not? Yes or no? Is this point clear or not clear? ठीक है। अब क्या है, अब मैंने आपको बोला हाइपोथैलेमस आपके दो हार्मोन बनाता है, एक होता है ऑक्सीटोसिन और दूसरा होता है एडीएच। एडीएच स्टैंड फॉर एंटी डायूरेटिक हार्मोन, और इसी का ही एडीएच का ही दूसरा नाम होता है जिसे हम बोलते हैं वेसोप्रेसिन। और ये दोनों हार्मोन जाके स्टोर हो जाते हैं आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, एंड व्हेनेवर देयर इज अ नीड दे विल रिलीज इनटू द ब्लड। ठीक है, यहां तक हमें समझ आया। अब मैं बता रही थी एडीएच का क्या काम होता है, एंटी डायूरेसिस हार्मोन। डायूरेसिस मतलब जो यूरिन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करेगा, एंटी मतलब अगेंस्ट, मतलब इसके ऑपोजिट है। That means ADH will decrease your urine concentration. Yes or no? Yes or no? ADH will decrease your urine concentration. Yes or no? Is it clear or not? Is it clear or not? Clear? ADH का रूल समझ आया? नेक्स्ट ऑक्सीटोसिन क्या करता है? ऑक्सीटोसिन फीमेल में यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन कॉज करता है, और इसका मेन काम होता है जब वुमेन प्रेग्नेंट होती है, उसका गेस्टेशन पीरियड कंप्लीट हो जाता है, तो जब बेबी को बाहर निकलना होता है वेजाइना से, तो ऑक्सीटोसिन हेल्प करता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन में, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करेगा तभी तो बेबी नीचे की तरफ पुल होगा ना। So oxytocin is a hormone which help in uterus contraction, और वो कब हेल्प करता है? बेबी को बॉडी से बाहर निकालने में आफ्टर 9 months। तभी अगर फीमेल को लाइक कॉन्ट्रैक्शंस नहीं हो रही हैं तो डॉक्टर्स पहले ऑक्सीटोसिन देते हैं, आर्टिफिशियल ऑक्सीटोसिन देते हैं, एंड इफ वो कॉन्ट्रैक्ट हुआ तो बेबी निकल जाएगा, अदरवाइज उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, दे विल डू अ सर्जरी। सो ऑलवेज ऑक्सीटोसिन का रोल मोस्टली, उसके अलावा भी बहुत सारे रोल होते हैं जब हम रिप्रोडक्टिव साइकिल पढ़ेंगे, पर जो मेन काम होता है ऑक्सीटोसिन का, दैट इज योर, एक दो काम होते हैं। एक होता है कहीं ना कहीं मेन जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करना, और दूसरा थोड़ा बहुत इट ऑल्सो इन्वॉल्व इन ब्रेस्ट फीडिंग में, ब्रेस्ट मिल्क की प्रोडक्शन में। दिस इज द रोल ऑफ ऑक्सीटोसिन। सो इतना याद रखना, हाइपोथैलेमस में ये दो हार्मोन बन रहे हैं, एक बन रहा है एडीएच और एक बन रहा है वेसोप्रेसिन, और जाके स्टोर कहाँ हो रहे हैं? स्टोर हो रहे हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। अब हाइपोथैलेमस में बनाता कौन है? ये हार्मोन हमने कहा हाइपोथैलेमस में बन रहे हैं, तो हाइपोथैलेमस में ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं जो ये हार्मोन बनाते हैं। एडीएच बनाने वाले जो ग्रुप ऑफ न्यूक्लियाई होते हैं उन्हें बोलते हैं सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई इन द हाइपोथैलेमस विल मेक एडीएच, एंड जो आपका ऑक्सीटोसिन होता है, और सॉरी ये वेसोप्रेसिन नहीं है, इट्स ऑक्सीटोसिन, और ऑक्सीटोसिन जो होता है वो जिस न्यूक्लियाई से बनता है उसे बोलते हैं पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। ये दो न्यूक्लियाई के नाम याद करना है, इससे ज्यादा बहुत सारे होते हैं, बट जस्ट रिमेंबर दीज टू बिकॉज दे प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल। दे कैन बी आस्क्ड कि एडीएच कौन से न्यूक्लियाई से बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। एंड ऑक्सीटोसिन किससे बनता है? ऑक्सीटोसिन बनता है पैरा वेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई। क्लियर यहाँ तक क्लियर? सो फर्स्ट रूल हो गया, हाइपोथैलेमस विल मेक न्यूरो हार्मोन।
दिस इज द फर्स्ट रोल ऑफ हाइपोथैलेमस। सेकेंड, हाइपोथैलेमस का एक और काम होता है जिससे हम बोलते हैं ये हमारे थर्स्ट और हंगर को भी कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो कंट्रोल आर थर्स्ट एंड हंगर, थर्स्ट और हंगर को भी कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्या होता है, नेक्स्ट इसका एक और रोल होता है जिसे हम बोलते हैं ये आपके बॉडी के टेम्परेचर को भी मेंटेन करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो दीज आर सम ऑफ द रोल ऑफ योर हाइपोथैलेमस, सम ऑफ द इम्पोर्टेंट रोल। इसके अलावा भी बहुत सारे और रोल्स हैं बट इतना हम डिटेल में पढ़ नहीं सकते, बट दिस इज द इम्पोर्टेंट। एक और रोल भी याद कर सकते हो, सैटिस्फैक्टी। सैटिस्फैक्टी क्या होता है, हमें फीलिंग ऑफ फुलनेस आ जाती है कि हाँ भाई हमारा पेट भर गया। जो फीलिंग ऑफ फुलनेस होती है दैट इज कॉल्ड एज सैटिस्फैक्टी, व्हिच इज आल्सो प्रोड्यूस्ड बाय आवर हाइपोथैलेमस। तभी कहते हैं कि खाना हमेशा धीरे धीरे खाना चाहिए। 20 मिनट्स बाद हमारा जब भी हमारा पेट भर जाएगा उसके 20 मिनट बाद हमें सैटिस्फैक्टी का सिग्नल आता है हाइपोथैलेमस से। तो अगर आप कॉन्टिन्यूसली तेज से खाई जा रहे हो ना, तो आपको सिग्नल, जब आपने पूरा इतना सारा ठूस लिया उसके बाद आपको पता चल रहा है कि भाई अब तो हमारा पेट बहुत ज्यादा भर गया, बिकॉज सिग्नल 20 मिनट्स बाद आता है, उसी टाइम नहीं आता जब फुलनेस हो जाती है। दैट्स व्हाई it is always advisable to eat slow. So this is about hypothalamus. Clear है यहाँ तक सबको? Is it clear or not? Is it clear or not? This is about hypothalamus. इसके बाद जो थर्ड डायनसेफ्लॉन वाला ऑर्गन है that is called as pineal gland. What is pineal gland? What is pineal gland? Pineal gland का सिर्फ एक रोल हमें याद करना है, इट इज ऑल्सो एंडोक्राइन हार्मोन, एंडोक्राइन ग्लैंड। ये भी एक एंडोक्राइन ग्लैंड है जैसे हमारा हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी था। एंडोक्राइन ग्लैंड है तो कोई ना कोई हार्मोन रिलीज होता है जिसे हम बोलते हैं मेलाटोनिन। मेलाटोनिन इज अ हार्मोन व्हिच इज रिलीज्ड बाय योर pineal gland। और मेलाटोनिन का जो बेसिक फंक्शन, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है उसे हम बोलते हैं इट विल मेंटेन योर डायर्नल रिदम। जो रात की सोने की नींद की साइकिल होती है उसको कंट्रोल करता है आपका पीनियल ग्लैंड। डोंट कंफ्यूज इट विद मेलानिन। मेलानिन भी एक होता है, एक पिगमेंट होता है जो पिगमेंटेशन, जो ब्लैक स्पॉट्स क्रिएट कर देता है हमारी बॉडी पे। बट पीनियल ग्लैंड विल रिलीज मेलाटोनिन, और मेलाटोनिन क्या करेगा, इट विल प्रोवाइड अ डायर्नल रिदम। क्लियर है यहाँ तक सबको? यहाँ तक सबको क्लियर? तो हमने बोला था फोर ब्रेन में तीन पार्ट थे, टीलन हो गया, सेरेब्रम कंप्लीट हो गया, डायन हो गया, उसके तीनों पार्ट्स हो गए। अगला था ऑल्फैक्टरी लोब। अब आपने टीलन सेफ्लॉन सेरेब्रम में पढ़ा था फ्रंटल, पेराइटल, ऑक्सीपिटल एंड फोर्थ कौन सा था, टेम्पोरल। टेम्पोरल हियरिंग का काम कर रहा था, ऑक्सीपिटल विजन का काम कर रहा था, पेराइटल अलग अलग सेंसेशन का काम कर रहा था, फ्रंटल मोस्टली मूवमेंट का काम कर रहा था। स्मेलिंग का काम, जो स्मेल आती है हमें, वो होता है ऑल्फैक्टरी लोब से। सेरोटोनिन it is a neurotransmitter. Serotonin is not a neurohormone, it's a neurotransmitter. Serotonin is a neurotransmitter. जो सेरोटोनिन है ना, न्यूरोट्रांसमीटर है। ऑल्फैक्टरी लोब होता है एक और, जो आपकी स्मेल का, आपको जो स्मेल आती है उसका काम करता है। सो ऑल्फैक्टरी लोब को पूछ ले क्या वो सेरेब्रम में होता है? नो, इट्स नॉट प्रेजेंट इन सेरेब्रम। सेरेब्रम के अंदर आपका ऑल्फैक्टरी लोब प्रेजेंट नहीं होता है। ऑल्फैक्टरी लोब आपका फोरब्रेन में प्रेजेंट होता है और इसको हम डायनेनसेफ्लॉन भी बोलते हैं। This is all about your forebrain. I hope यहाँ तक सबको clear है। Forebrain is clear to everyone? Is forebrain clear to everyone? Yes or no? Is forebrain clear to everyone? ठीक है। उसके बाद एक और चीज होती है, मतलब अभी ये ब्रेन के, मतलब इसमें ऐसे पार्ट नहीं है, सिस्टम होता है हमारे ब्रेन में जिसे हम बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। आप लोगों ने पढ़ा होगा, देयर इज अ सिस्टम व्हिच इज कॉल्ड एज लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में बहुत सारी चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें साथ साथ प्रेजेंट होती है। बट इस लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्बिक का मतलब होता है बॉर्डर, किसी चीज का बॉर्डर इज कॉल्ड एज लिम्बिक। So limbic system is applied to that part of brain
इट अप्लाई टू दैट पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ, जो आपका सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा था ना, आपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स पढ़ा था। सेरेब्रल कॉर्टेक्स की 6 लेयर्स होती हैं और वो गायरस फोल्डेड फॉर्म में होते हैं, हम गायरस बोलते हैं। तो सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक रिंग होती है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स की एक रिंग बनी होती है। सो लिम्बिक सिस्टम क्या होता है, लिम्बिक सिस्टम कैसे बनता है, लिम्बिक सिस्टम इज अ पार्ट ऑफ ब्रेन विच कंसिस्ट ऑफ द रिंग ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, एक सेरेब्रल कॉर्टेक्स की रिंग है, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ बहुत सारे डीप सीटेड ऑर्गन्स होते हैं, ये दोनों चीजें मिला के आपका बनाता है लिम्बिक सिस्टम। तो लिम्बिक सिस्टम क्या है, लिम्बिक सिस्टम is a part of brain that consists of ring of cerebral cortex and deep seated deep seated कुछ organs होते हैं। अब इसमें कौन कौन से organs होते हैं जो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, देखो हमने कहीं ना कहीं थोड़े हॉर्मोन्स पढ़ लिए हैं, वो सॉरी ऑर्गेन्स। एक सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गेन जो भी हम पढ़ चुके हैं दैट इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। हमने बोला लिम्बिक सिस्टम इज सेरेब्रल कॉर्टेक्स का रिंग प्लस कुछ ऑर्गेन्स, उसमें से जो सेंटर में ऑर्गेन होता है उसे हम बोलते हैं हाइपोथैलेमस। सो इट कंसिस्ट ऑफ हाइपोथैलेमस विच इज सराउंडेड बाय अदर ऑर्गेन्स। कौन कौन से होते हैं इसमें से आप कुछ के याद कर लो, एक होता है एमिगडाला, एमिगडाला, दूसरा होता है, एक और होता है जिसे हम बोलते हैं सेप्टम। तो बीच में होता है हाइपोथैलेमस और उनके साइडों में इधर उधर कहीं पे होता है आपका एमिगडाला और सेप्टम और एक पैरा ऑल्फैक्टरी लोब। पैरा ऑल्फैक्टरी लोब, जो ऑल्फैक्टरी लोब पढ़ा है उसी का एक और पार्ट होता है पैरा ऑल्फैक्टरी लोब। So, क्या हो गया? It consists of a ring of cerebral cortex which is surrounded by some deep-seated organ. What are those organs? The important one is hypothalamus और उसके अलावा भी और होते हैं जिसे हम बोलते हैं amygdala, septum और your para olfactory lobe. पहले मुझे एक चीज बताओ, इसका स्ट्रक्चर क्लियर है सबको? इसका स्ट्रक्चर क्लियर है तो फिर उसके बाद मैं इसका रोल बताती हूँ कि इसका काम क्या है इस लिम्बिक सिस्टम का। बॉर्डर बोला ना, लिम्बिक मतलब बॉर्डर, बॉर्डर क्यों है, क्योंकि ये इसके अराउंड प्रेजेंट होता है आपकी जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है। पहले मुझे ये बता, यहाँ तक क्लियर है सबको? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? इसका स्ट्रक्चर क्लियर है कि इसमें क्या कैसे होता है, कैसे बना होता है? क्वेश्चन आ सकता है कौन सा ऐसा ऑर्गन होता है जिसमें रिंग ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स, कौन सा ऐसा सिस्टम होता है जिसमें रिंग ऑफ सेरेब्रल कॉर्टेक्स होती है, दैट इज योर लिम्बिक सिस्टम। अब ये लिम्बिक सिस्टम का काम क्या होता है? लिम्बिक सिस्टम आपका कंट्रोल करता है, किस चीज को कंट्रोल करता है? आपके इमोशनल बिहेवियर को, जितना भी हमारा इमोशनल बिहेवियर होता है, इमोशनल मतलब हमें डर लग रहा है, हमें गुस्सा आ रहा है, हमें डर लग रहा है फियर, हमें गुस्सा आ रहा है एंगर, हमें कुछ प्लेजर कुछ खुशी महसूस हो रही है, कुछ बुरा लग रहा है सॉरो हो रहा है, कुछ सेक्सुअल फीलिंग हो रही है, ये सारी चीजें जो आपका इमोशनल बिहेवियर होता है वो कौन कंट्रोल करता है? लिम्बिक सिस्टम कंट्रोल करता है। इसलिए कभी कभी ये भी बोला जाता है दैट लिम्बिक सिस्टम इज द इमोशनल ब्रेन ऑफ योर बॉडी। आपके बॉडी का जो इमोशनल ब्रेन है उसे बोलते हैं लिम्बिक सिस्टम। क्लियर यहाँ तक? इज इट क्लियर टिल दिस पॉइंट, यस और नो? Is it clear till this point, yes or no? ठीक है, तो दिस इज अबाउट लिम्बिक सिस्टम। आफ्टर लिम्बिक सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया फोर ब्रेन। अब बचा मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। इन दोनों को, बचे हुए दोनों को कंबाइन कर लो, इट विल मेक योर ब्रेन स्टेम। सो ब्रेन स्टेम कंटेन मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। और हिंड ब्रेन में क्या क्या था? पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड योर सेरेबेलम, ये सब इंफॉर्मेशन है। सो ब्रेन स्टेम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला ऑब्लोंगेटा एंड सेरेबेलम। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुकना, शायद मैं कुछ गलत बोल दिया, जस्ट वेट अ मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, एक गलत चीज मैंने बोल दी। ब्रेन स्टेम इज नॉट मिड ब्रेन प्लस हिंड ब्रेन। मिड ब्रेन था, उसके नीचे पॉन था, उसके नीचे मेडुला ऑब्लोंगेटा था और साइड में आपका सेरिबेलम था। सो जब हम इन तीनों को कंबाइन करेंगे तो आपका बनेगा हिंड ब्रेन।
लेकिन अगर हम सिर्फ इन तीनों को कंबाइन कर रहे हैं और सेरेबेलम को हटा देंगे, इट विल बिकम योर ब्रेन स्टेम। स्टेम जैसा होता है ना, तो दीज थ्री विल मेक योर ब्रेन स्टेम। इसे करेक्ट कर लेना, दीज थ्री विल मेक योर ब्रेन स्टेम। तो ये क्या करती है, कहीं ना कहीं नीचे से चीजों को ऊपर थैलेमस की तरफ लेके जा रही है। सो ब्रेन स्टेम हैज द ट्रैक्ट, इसमें ट्रैक्ट होते हैं जो क्या करते हैं, जो इंफॉर्मेशन को कैरी करते हैं फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड टू द सेरेब्रल कॉर्टेक्स पासिंग थ्रू थैलेमस। जो हमने थैलेमस से पढ़ा ना, थैलेमस देखो नीचे, ब्रेन स्टेम क्या, ब्रेन स्टेम का रिपीट करूं, ब्रेन स्टेम क्या होता है, ब्रेन स्टेम कंसिस्ट होता है मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला। ये ऊपर थैलेमस है, नीचे आपकी ब्रेन स्टेम आ जाती है, तो क्या होता है, और ऊपर आपका सेरेब्रम है। तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड से आपका पहले ब्रेन स्टेम में जाएगा सेंसरी नर्व, एंड देन थैलेमस में जाएगा, और देन सेरेब्रम में जाएगा। ऐसे ही मोटर न्यूरॉन सेरेब्रम से थैलेमस से ब्रेन स्टेम से, और ब्रेन स्टेम से आपके स्पाइनल कॉर्ड में, या फिर आपकी ऑल ओवर बॉडी में। तो कहीं ना कहीं ब्रेन स्टेम भी एक रिले सेंटर का काम करता है, सिमिलर टू योर थैलेमस। क्या रिपीट करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, लता एंड आशु, क्या रिपीट करूं, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, व्हाट डू यू वांट मी टू रिपीट, ये तो बता दो भाई। अब मैं रिपीट करूं, मैं क्या रिपीट करूं। लास्ट पॉइंट मैंने बोला, ब्रेन स्टेम क्या करता है, ब्रेन स्टेम भी आपका रिले सेंटर की तरह काम करता है। सबसे पहले क्या होगा, आपका सबसे ऊपर है सेरेब्रम, सेरेब्रम के नीचे है थैलेमस, थैलेमस के बाद आता है आपका मिड ब्रेन, उसके बाद आता है आपका पॉन, उसके बाद आता है आपका मेडुला ऑब्लोंगेटा, और साइड में आपका आता है सेरेबेलम। सो ये जो तीन पार्ट होते हैं इनको हम बोलते हैं ब्रेन स्टेम। तो नीचे स्पाइनल कॉर्ड या पूरी बॉडी में से जो चीजें सेरेब्रम तक पहुंचनी है, वो इस ब्रेन स्टेम से पास होते हुए जाती है। पहले ब्रेन स्टेम से जाएगी, फिर थैलेमस से, और फिर सेरेब्रम से, एंड साइमल्टेनियसली जो ऊपर से चीजें आ रही हैं वो भी आपके थैलेमस और ब्रेन स्टेम से पास करेंगी। क्लियर हो गया, इज इट क्लियर और नॉट। आशु आपको क्लियर है, ठीक है। सो अभी हो गया हमारा ब्रेन स्टेम के बारे में भी थोड़ा पढ़ते हैं। उससे पहले इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन था सेरिब्रम, इसके बाद आता है सेरिबेलम। सेरिबेलम इज द सेकंड लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। फर्स्ट लार्जेस्ट पार्ट कौन सा था ब्रेन का, What was the first largest part of the brain? Brain का सबसे largest part कौन सा था? What was the first largest part of brain? बताओ। What was the first largest part? Cerebrum, हाँ। और second largest part है cerebellum। तो पहले हम cerebellum पढ़ेंगे, उसको थोड़ा सा हमें डिटेल में पढ़ना है, उसके बाद हम एक एक करके मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन और वो पढ़ेंगे। तो cerebellum is the second largest part of the brain। कहाँ लोकेटेड होता है? It is located below the posterior portion of cerebrum and is partially covered by it। इसको वैसे मत करो, मैंने आपको बता